माइक ऑफ कर लो अपना, माइक ऑफ कर लीजिए अपना। तो पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कि जो इकोनॉमी को या अर्थव्यवस्था को मुख्यतः तीन हिस्सों में या तीन प्रकार से वर्गीकृत कर दिया गया, क्लासिफाई कर दिया गया। क्यों? तो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस, यानी कि अर्थव्यवस्था में जिस तरह के प्रैक्टिस होता है, किस तरह के उसमें पार्टिसिपेंट होते हैं, इसके आधार पर यानी भागीदार और आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर अर्थव्यवस्था को मुख्यतः तीन हिस्सों में बांट दिया जाता है। उसमें हमने पहला बात किया था कैपिटलिस्ट या कैपिटल इकोनॉमी। पहला था हम लोगों का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, आपको याद होगा, कैपिटल इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का केंद्र होता है पूंजी। हम लोग बात किए थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का केंद्र होता है पूंजी, और पूंजी जिसके पास होता है उसको कहा जाता है पूंजीपति या कैपिटलिस्ट। जिसके पास पूंजी होगा उसको कहा जाता है पूंजीपति या कैपिटलिस्ट। जैसे आपके देश में कई कैपिटलिस्ट हैं, अंबानी, अडानी, हिंदुजा, टाटा, बिरला, पता नहीं कितने कैपिटलिस्ट हैं जो बड़े बड़े मात्रा में कैपिटल को इन्वेस्ट करके इकोनॉमी में उत्पादन या प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। दूसरी ओर एज पर मार्केट डिमांड या बाजार के मांग के अनुसार वो सारे काम करते हैं, और बाजार में मांग भी वही क्रिएट कर देते हैं। अगर मांग नहीं है, किसी चीज का डिमांड नहीं है, देन वो डिमांड क्रिएट कर देते हैं लोगों को सरकार के साथ मिल करके। तो ये कैपिटल इकोनॉमी धीरे धीरे पूरे अर्थव्यवस्था को, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अपने कब्जे में ले लेता है, और उस देश का एक महत्वपूर्ण संसाधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कैपिटलिस्टों के पास चले जाता है। तो आगे और सारी बातें हम लोग करेंगे जैसे जैसे इकोनॉमी खोलेंगे तब, लेकिन फंडामेंटल बातें आपको पता हो चुका है कि कैपिटलिस्ट या कैपिटल इकोनॉमी किसको कहते हैं। हमने ये एग्जाम्पल भी बताया था कि इस तरह के इकोनॉमिक पैटर्न डेवलप कंट्री में मिलता है, जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन सब देशों में इसी पैटर्न पे काम होता है। वहां पे बड़े बड़े कंपनी हैं, जैसे वॉलमार्ट है, और भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो सारे इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में रखते हैं। आपके यहाँ भी हैं, आपके यहाँ भी कैपिटलिस्ट हैं, लेकिन पूरे अर्थव्यवस्था पर उनका नियंत्रण नहीं है, बहुत कम या छोटे हिस्से पर उनका नियंत्रण है। दूसरा जो टाइप था, अगर आपको कल का क्लास याद होगा, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी, अब इस समाजवादी टर्म से ही आपको पता चलना चाहिए कि ये जो यहां पर पूंजी या धन महत्वपूर्ण है, निर्णायक है, यहां पर समाज को महत्वपूर्ण या केंद्र में रखा गया है। अर्थात कहने का मतलब या इसका मतलब ये हुआ कि अर्थव्यवस्था का या आर्थिक गतिविधि का जो महत्वपूर्ण स्रोत या केंद्र है, संसाधन, रिसोर्सेस, चाहे किसी भी तरह का रिसोर्स हो, पूंजी हो, भूमि हो, श्रम हो, तकनीक हो, जो भी उत्पादन का साधन है। उत्पादन के मुख्यतः 4-5 साधन होते हैं, पूंजी, भूमि, श्रम, तकनीक और साहस या एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब जो बिजनेस कर रहा है या करवा रहा है। तो ये 5 ऐसे प्रमुख चीज होते हैं जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है या उत्पादन का काम होता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था ये कहता है कि उत्पादन के सभी साधन पर समाज का नियंत्रण होगा। पूंजीवादी कहता है कि उत्पादन के समस्त संसाधनों पर किसका नियंत्रण होगा? पूंजीपतियों का नियंत्रण होगा, कैपिटलिस्टों का नियंत्रण होगा। तो वो सिस्टम पूंजीवादी हो गया, ये समाजवादी हो गया। यानी उत्पादन के जितने भी साधन हैं, पूंजी, भूमि, श्रम, तकनीक और साहस, साहस को एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। एंटरप्रेन्योर, जैसे आप अगर कोई बिजनेस शुरू करते हैं, देन आपका साहस है, आपने रिस्क लिया है, तो ये भी चाहिए किसी भी प्रोडक्शन के लिए या उत्पादन कार्य के लिए। तो इन 5 रिसोर्सेस पर समाजवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो समाज को कहता है कि समाज इसका नियंत्रण करता होगा। यानी उत्पादन का काम किसके लिए किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा? समाज के द्वारा किया जाएगा। इसीलिए इसको हम समाजवाद कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं, किसी उद्योगपति के द्वारा नहीं, किसी फॉर्म के द्वारा नहीं, बल्कि समाज के द्वारा किया जाएगा। अब कल्पना करो, क्या ये सिस्टम आपके यहाँ है?
तो पता चलेगा कि नहीं है। ये सिस्टम आपके यहाँ नहीं है। तो ये सिस्टम कहाँ पे है? तो ये सिस्टम दरअसल साम्यवादी देशों में है, कम्युनिस्ट कंट्री में, जैसे चाइना हो गया, क्यूबा हो गया और रसिया हो गया, इन सारे पूर्वी यूरोप के देश हुए, इन सारे देशों में आपको ये सिस्टम मिलेगा। लेकिन अभी कहीं भी पूरी तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है। कुछ देशों को छोड़ दिया जाए, जैसे क्यूबा, वेनेजुएला, इन देशों को छोड़ दिया जाए, रसिया, तो इन देशों को छोड़ दिया जाए तो बाकी चाइना वाइना में भी कैपिटल सोशलिज्म आ गया है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी कैपिटलिस्ट भी काम करते हैं और ये भी काम करता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ठीक विपरीत है। उसमें एक व्यक्ति या पूंजीपति बिजनेस को या अर्थव्यवस्था को ऑपरेट करता है, तो यहाँ पे समाज या सोसाइटी अनियंत्रित करता है। ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? जैसा कि हमने देखा था कि वो जो कॉन्सेप्ट था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, वो कहां से आया था? वेल्थ ऑफ नेशन से। एडम स्मिथ की एक पुस्तक थी, उस पुस्तक में इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया गया था। तो दूसरी ओर इसके प्रत्युत्तर में कब आफ्टर 18th सेंचुरी या फर्स्ट ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक से ये कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ। और ये लाया कौन? तो एक जर्मन दार्शनिक था, कार्ल मार्क्स। आज भी इसको लेकर के ये होता है, विवाद होते रहता है। आपके यहाँ आपके देश में भी इसके फॉलोअर हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वामपंथी। हिंदी में वामपंथी या लेफ्टिस्ट कहा जाता है। वामपंथी या लेफ्टिस्ट कहा जाता है इनको। ये दरअसल कुछ बातों को डिनाई करते हैं। ये गजब का इनका माइंडसेट होता है, गजब का इनका पॉलिटिक्स होता है, गजब का इनका ये होता है। विशेष करके इनका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तीन चीजों का जरूर बुराई करते हैं। आप देखेंगे कि जितने भी वामपंथी हैं ये हर एक देश में पाए जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये भी बता देते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने समाजवादी थ्योरी दिया। समाजवादी थ्योरी या मार्क्सवादी विचारधारा आज भारत में या दुनिया में वामपंथ कहलाता है। इंग्लिश में इसको लेफ्टिस्ट कहा जाता है। और ये लेफ्टिस्ट तीन चीजों का हमेशा बुराई करता है। पहला, राष्ट्र की बात को ये स्वीकार नहीं करता है। दूसरा, ये परिवार की धारणा को स्वीकार नहीं करता है, परिवार। और तीसरा, ईश्वर को ये नहीं मानता है। ये तीन चीजों के खिलाफ रहता है हमेशा, कहीं का भी लेफ्टिस्ट हो, चाहे इंडिया का लेफ्टिस्ट हो, अमेरिका का लेफ्टिस्ट हो, यूरोप के किसी देश का लेफ्टिस्ट हो। क्या था? तो कोई कहीं का भी वामपंथ हो, वामपंथ इन तीन चीजों का बुराई करता है। अब इधर हम नहीं जाएंगे, ये हम लोग पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे, जब पॉलिटी पढ़ेंगे तब इस पे बात करेंगे। तो कार्ल मार्क्स का जो विचार है, जिसको आज फॉलो किया जाता है, उसको वामपंथ कहा जाता है। तो कार्ल मार्क्स ने इस विचारधारा को, समाजवादी विचारधारा को, अपनी पुस्तक, एक पुस्तक था इनका दास कैपिटल। ये किस पुस्तक का नाम याद रखना पूछा जाता है, दास कैपिटल। इसी दास कैपिटल में पहली बार इस विचारधारा को दिया। किसके प्रति उत्तर में या किसके खिलाफ? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के खिलाफ। क्यों दिया, यह भी आपके मन में सवाल उठना चाहिए। उसके बाद फिर हम इसके फीचर्स को पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था में इसका क्या मतलब है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का। लेकिन दास कैपिटल नामक पुस्तक में एक जर्मन दार्शनिक है, कार्ल मार्क्स जर्मनी का था, जहां का हिटलर था, वहीं का हिटलर है, जो पूरी तरह से निरंकुश है, जो राष्ट्रवादी है, जो परिवार को प्रमोट करता है, जो ईश्वर का भक्त है। तो वहीं पर उसी धरती पे एक और व्यक्ति का जन्म हुआ है जो नास्तिक है, ईश्वर को नहीं मानता है, जो परिवार को नहीं मानता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये गरीब परिवार का था और इसका जो दोस्त था एंजल्स, वो अमीर परिवार का था, उद्योगपति का लड़का था। तो इससे, उस उद्योगपति के लड़का से इसको दोस्ती बहुत गहरा था, लेकिन उसके संपन्नता से इसको जलन था। इसको लगता था कि वो संपन्न है, हम गरीब हैं। तो दोनों के बीच में एक खाई पैदा हो गया था और उसी ने एक विचार दिया था, समाजवाद का कॉन्सेप्ट लाया था। किसने? कार्ल मार्क्स ने। क्यों लाया था? क्योंकि उसको लगता था कि समाज का जो संसाधन है,
उत्पादन के जितने भी साधन है या संपत्ति है उस पर कुछ वर्गों का नियंत्रण है और बाकी लोग उसके लिए काम करते हैं। ये कैसे सहन होगा, और उसके खिलाफ इसने ये विचार दिया। तो कार्ल मार्क्स ने समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार दिया, और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या कहता है कि उत्पादन के समस्त साधनों पर समाज का नियंत्रण होगा। पूंजीवाद के विपरीत, पूंजीवाद कुछ कैपिटलिस्टों का नियंत्रण होगा, तो समाजवाद समाज का नियंत्रण। समाजवादी अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं हैं अगर वर्तमान में देखा जाए, तो अगर हम समाज को दे दें कंट्रोल करने के लिए, तो क्या लगता है, कल्पना करो, मान लो ये हमारे पास रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस का एक पैकेट है जिसमें भूमि है, श्रम है यानी लेबर है, पूंजी है, कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, और इंटरप्रेन्योर है या साहस है। आप कल्पना करो, आप ही के गांव का समाज है, आपका गांव का समाज है। आपको क्या लगता है कि गांव के सभी लोग मिल करके कोई चीज उत्पादन कर सकते हैं? पता चलेगा एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आपस में लड़ने लगेंगे कि हमको इतना चाहिए तो हमको इतना चाहिए। दूसरा ये भी संभावना हो सकता है कि कोई कहे कि हम काम नहीं करेंगे, हम सहयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारे साथ ऐसी समस्या है। तीसरा ये भी हो सकता है कि समय पर ना हो, कई तरह की समस्याएं आने लगेंगी। तो समाजवाद की अवधारणा में समाज शब्द का मतलब ये नहीं है कि जो रियल में सोसाइटी है वो कंट्रोल करेगा, बल्कि समाजवादी अर्थव्यवस्था ये कहता है कि समाज की जो संसाधन है वो सार्वजनिक है, सबके लिए है। अब जब सार्वजनिक है देन उसको नियंत्रण कौन करेगा, उसका स्वामी कौन होगा? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहता है कि जितने भी उत्पादन के साधन या संसाधन है उसका नियंत्रण सरकार के हाथ में। अब यहाँ पे कैपिटलिस्ट था, यहाँ पे सरकार होगा। समाज का मतलब यहाँ पे सरकार, क्योंकि सरकार किसको रिप्रेजेंट करता है, समाज को रिप्रेजेंट करता है। सरकार कौन बनाता है, तो समाज के लोग ही चुन करके बनाते हैं। इसलिए सरकार को यहाँ पर सारे संपत्ति का या संसाधनों का स्वामी स्वीकार किया गया है। सबसे पहला समाजवादी अर्थव्यवस्था में संपत्ति और साधन का या संसाधनों का नियंत्रण किसके हाथों में होता है, सरकार के हाथों में होता है। अब आपके यहाँ देखो, भारत के संदर्भ में देखो तो पता चलेगा कि आपके यहाँ दोनों चीज है। ये भी है रिलायंस, अंबानी, अडानी, बिरला, टाटा, पता नहीं कितने कैपिटलिस्ट भी हैं। दूसरी ओर सरकार भी है। अब सरकार भी काम करती है, उत्पादन का काम करती है, बिजनेस करती है, संपत्ति का स्वामी होती है। आपको पता है सरकारी भूमि होता है, सरकारी फैक्ट्री होता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट जैसे कहा जाता है, जैसे महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, इस तरह की कंपनियां हैं, उद्योग हैं, कई व्यापारिक निगम है भारत सरकार के, कई ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो भारत सरकार ही चलाती है। तो आपके यहाँ दोनों सिस्टम काम करता है, सरकार भी संपत्ति का स्वामी है और पूंजीपति भी स्वामी है। तो इसीलिए आपके यहाँ दोनों नेचर मिलता है, मिक्स्ड इकोनॉमी पाया जाता है कि प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है और सरकार भी काम कर रहा है। क्योंकि अगर सिर्फ ये लिया दिया जाता तो हो सकता है पूरी तरह से सक्सेस ना हो, और अगर सिर्फ ये लिया दिया जाता तो हो सकता है सारे रिसोर्सेस किसी कुछ वर्ग के हाथों में सिमट करके रह जाता, बाकी लोग मजदूर बन करके रह जाते हैं। पॉलिटिक्स में मार्क्स का एक विचारधारा ही है जो हम लोग पॉलिटिक्स जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। लेकिन समाजवाद का या समाजवादी अर्थव्यवस्था की जो सबसे पहली विशेषता है या सबसे प्रमुख विशेषता है वो है सार्वजनिक संपत्ति का कॉन्सेप्ट, या कह सकते हैं कि जो उत्पादन के साधन है उस पर सरकार का स्वामित्व होता है या नियंत्रण होता है। क्लियर है? पहला पॉइंट लिखते भी चलना है, समझते भी चलिएगा। समझ में आया? और अक्सर आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की कौन सी भी, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी विशेषताएं समाजवादी अर्थव्यवस्था की है। 4 ऑप्शन रहेगा और उसमें से जो सही आपको लगता है वो टिक कीजिए। पूछा जा सकता है कि इस कॉन्सेप्ट को लाया किसने, तो कार्ल मार्क्स। किस पुस्तक में? दास कैपिटल में। कार्ल मार्क्स कहाँ का था? जर्मनी का था। क्यों लाया? तो जो कैपिटलिस्ट है और उसके खिलाफ जो सर्वहारा वर्ग है, सर्वहारा वर्ग को
इंग्लिश में क्या कहा जाता है हम भूल रहे हैं। तो सर्वहारा वर्ग यानी जनसाधारण है, एक तरफ पूंजीपति है, दूसरे तरफ जनसाधारण है। पूंजीपति सारे रिसोर्सेज पर नियंत्रण कर लिया है, वही उत्पादन करता है, वही अपने इच्छानुसार बेचता है, और बाकी लोग उसके अधीन कह लीजिए या पराधीन कह लीजिए होते हैं अर्थव्यवस्था में। लेकिन समाजवाद ठीक इसके उल्टा है, कहता है कि कोई पूंजीपति नहीं काम करेगा। कौन काम करेगा? सरकार। अब सरकार कौन बनाया है? जनता बनाई है। तो इसलिए सारी संपत्ति, उस देश की जितनी भी संपत्ति है, चाहे किसी भी तरह के उत्पादन के साधन हो या संपत्ति हो, सब पर नियंत्रण या स्वामित्व किसका होगा? सरकार का होगा। ठीक है। दूसरी जो विशेषता है समाजवादी अर्थव्यवस्था की, पहला कैरेक्टर आप समझ चुके होंगे, पूंजीवाद और समाजवाद में बुनियादी अंतर क्या है। दूसरी जो विशेषता है समाजवाद का, वो ये कहता है कि अर्थव्यवस्था में, जैसे कि हमने पिछले कैपिटल इकोनॉमी में देखा था कि अर्थव्यवस्था कैसे काम करता है, तो बाजार के सिद्धांतों पर काम करता है। जो बाजार में चाहिए वही उत्पादन किया जाता है। बाजार में किसी चीज का मांग है तो उसी चीज का उत्पादन और सप्लाई किया जाता है। सब कुछ कीमत का निर्धारण बाजार के द्वारा किया जाता है, यानी कि बाजार में जो कैपिटलिस्ट है वो कीमत निर्धारित करता है, कैसे? एज पर डिमांड। लेकिन यहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था में बाजार की भूमिका नगण्य हो जाती है। बाजार निर्धारित नहीं करेगा। कौन निर्धारित करेगा? सरकार, जो स्वामित्व रखता है। तो इसीलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था में बाजार की मांग, और बाजार के सिद्धांत कह सकते हैं, प्रतियोगिता, कंपटीशन, बाजार के सिद्धांत और प्रतियोगिता, ये सब अनुपस्थित रहता है। और ये सब कहां पाया जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। हमने पढ़ा था कि कोई चीज का उत्पादन कैसे करेगा कैपिटलिस्ट या कैपिटल इकोनॉमी, तो बाजार की मांग पर करेगा। अगर इस मार्कर का मांग है तो कैपिटल इकोनॉमी होगा, दिन खूब उत्पादन करेगा, कीमत अपने अनुसार निर्धारित कर देगा। देखिएगा कि मांग बहुत ज्यादा है, उत्पादन कम है, दिन इसका प्राइस बढ़ा देगा और उससे अधिक मुनाफा कमाएगा। इसी तरह से वहां पे कंपटीशन होता है कैपिटल इकोनॉमी में। जो बेहतर बनाएगा, जो सस्ते दामों में बेचेगा, उसका खूब बिकेगा। जैसे आज आपके यहाँ देखिए टेलीकॉम सर्विसेज में आज सबसे ज्यादा गला काट कंपनी है। कोई 100 रुपया में 200 रुपया पर मंथ में आपको हर दिन 1 GB डाटा देता है। कोई 100 रुपये में देने के लिए तैयार है, कोई 500 लेता है। तो जिसका कम प्राइस होगा, सर्विस अच्छा होगा, अधिकतम सेवा मिलेगा, लोग उसको प्रायोरिटी देते हैं। ये सब प्रवृत्ति पाया जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, यानी एज पर मार्केट डिमांड इकोनॉमी कंट्रोल होता है और गाइडेड होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है? ये सब कुछ अनुपस्थित है। न तो कंपटीशन है, न तो बाजार के मांग के अनुसार कीमत निर्धारित किया जाएगा। तो कौन करेगा? तो सरकार या राज्य स्वयं से सब कुछ निर्धारित करेगी और सबको समान रूप से आवश्यकता के अनुसार देने की कोशिश करेगी। समझ में आया? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। इसीलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था की एक अच्छी बात यह होती है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन या महंगाई थोड़ा कम होता है। यहाँ पे महंगाई इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रॉफिट मोड पे काम किया जाता है, और ये क्या करता है? वेलफेयर मोड पे काम करता है, कल्याणकारी मोड पे काम करता है। कैपिटलिस्ट लाभ को हमेशा ध्यान में रख करके अपना सारा काम करते हैं, चाहे उत्पादन का काम हो, वितरण का काम हो, सारे के सारे वो प्रॉफिट को ध्यान में रख करके। लेकिन ये समाजवादी अर्थव्यवस्था के केंद्र में होता है वेलफेयर, लोगों का कल्याण, जरूरतों को पूरा करना, न कि फायदा कमाना। फायदा रखा जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं रखा जाता है। बिना फायदा के कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता, वो डेड हो जाएगा। फिर इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, फिर व्यवसाय का विस्तार कैसे होगा अगर फायदा नहीं होगा। तो फायदा रखा जाता है, लेकिन उतना ही रखा जाता है जितनी आवश्यकता है, न कि लालच से भरे या लूट की भावना से नहीं रखा जाता। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की दूसरी विशेषता यह है
क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? हाँ, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले जो इकोनॉमी का चैप्टर है उसमें हम लोग को बहुत सारी बातें यहां से सुनने को मिलेगी। तीसरा जो विशेषता है, हम बात कर रहे हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था की, तीसरी जो विशेषता है वो ये है कि उत्पादन तो सरकार करती ही करती है। अगर उद्योग लगाना है तो यहाँ पे दोनों ही तरह का, समाजवादी अर्थव्यवस्था में दोनों ही काम, उत्पादन और वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, कौन करता है? सरकार करती है, राज्य करती है। आपको पता ही है, राज्य या सरकार करती है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। अब यहां पे एक चीज देखना है कि उत्पादन का काम कैसे करती है, तो थ्रू फैक्ट्री या उद्योग के माध्यम से करती है। और वितरण का काम यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन यानी बेचने का काम, बिक्री का काम भी यही करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन करता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बेचने का काम कोई और करता है। हो सकता है कि उद्योगपति ही स्वयं अपना सामान बेचे, या हो सकता है कि एजेंसी के थ्रू, सीएनएफ के थ्रू, डीलरशिप के थ्रू या रिटेलर के थ्रू अपना सामान बेचती है। इन चार कैटेगरी के थ्रू अपना सामान को बेचती है वो मार्केट में, मार्केट के डिमांड के अनुसार, मांग के अनुसार, और जैसा मांग होगा उसी अनुसार से कीमत स्वयं निर्धारित करती है। न कि सरकार निर्धारित करता है, न कि जनता निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है? कैपिटलिस्ट या उद्योगपति जो उत्पादन का काम करता है। अब यहां पर स्थिति अलग है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। यहां पर उत्पादन भी राज्य करती है, सरकार करती है, और डिस्ट्रीब्यूशन या बिक्री का काम, डिस्ट्रीब्यूशन करने का मतलब है लोगों तक उत्पादित वस्तुओं को पहुंचाना। तो कैसे पहुंचेगा? बेचा जाएगा, तभी तो लोगों को हासिल होगा। तो बेचने का काम भी राज्य सरकार ही करती है। तो क्या राज्य सरकार अपने इच्छा अनुसार, मन मुताबिक जिसको जितना चाहा उतना दे देती है? पता चलेगा नहीं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा है कि अगर आपको 10 मोटरसाइकिल चाहिए, 10 बाइक चाहिए, देन आप जाइए और पैसा देकर के 10 बाइक ले लीजिए। चाहे आपको जरूरत हो नहीं हो, कुछ भी, आपके पास पैसा है, जाइए ले लीजिए, भले दूसरे को मिले या ना मिले। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे सरकार कोई भी चीज देने के लिए भी, आपको बिक्री करने के लिए भी 2 चीजों का ध्यान रखती है। आपकी आवश्यकता क्या है और आपकी योग्यता क्या है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में कोई भी चीज का, मान लो यहां पे इस उत्पादन हुआ, किस चीज का? बाइक का या कार का। सपोज यहां पे कार का उत्पादन हुआ। इकोनॉमिक पैटर्न है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक पैटर्न है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जहां पर उत्पादन का काम भी कौन कर रहा है? सरकार। बिक्री का काम भी कौन कर रहा है? सरकार या राज्य। अब एक सरकारी फैक्ट्री में उत्पादन का काम हुआ, कार बना। अब कार किसको बेचा जाएगा? क्या कोई भी पैसा लेकर के आएगा उसको कार दे दिया जाएगा? पता चला रमेश के पास पैसा आया, रमेश ने गया कार खरीदने के लिए। रमेश करता क्या है? तो खेती का काम करता है। तो क्या रमेश खेती का काम करता है, पैसा लेकर के गया, दिन उसको कार मिल जाएगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था में कदापि नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? जिसको कार की आवश्यकता है, जिसको कार के लिए योग्यता है, उसी को कार मिलेगा, उसी को कार दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा अनप्रैक्टिकल हुआ कि नहीं? इनजस्टिस हुआ कि नहीं? मान लो हमको इच्छा है कार पे घूमने का, लेकिन हम किसान हैं, तो सरकार हमको नहीं देगी कार। तो यहाँ पे थोड़ा सा समाजवादी अर्थव्यवस्था आप कह सकते हैं कि इनप्रैक्टिकल हो जाता है, अव्यवहारिक हो जाता है। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नहीं है। हालांकि इस व्यवस्था के दोष भी हैं, कई दोष आपको गिन सकते हैं, लेकिन फायदे भी हैं, अच्छाइयां भी हैं। इसीलिए कोई भी सिद्धांत या कोई भी आइडियोलॉजी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है। उसमें कहीं ना कहीं डाउट होता ही है, कुछ ना कुछ कमी होता ही है। तो इसलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या करता है कि जहां उत्पादन का काम स्वयं करता है, बाजार के सिद्धांत पर काम नहीं करता है, बाजार के मांग के अनुसार काम नहीं करता है। दूसरी ओर वितरण का काम भी इस आधार पर करता है, आवश्यकता और योग्यता के आधार पर। अगर आपको आवश्यकता है, अगर आप डॉक्टर हैं, आपको 5 किलोमीटर दूर जाकर के इलाज करना है। अगर आप प्रोफेसर हैं, घर से 10 किलोमीटर दूर जाकर के क्लास लेना है, पढ़ाना है। अगर आप समाज के कुछ ऐसे इस प्रकार के व्यक्ति हैं जिससे आपका कुछ प्रभाव है, या कुछ आपको मानसिक काम करना है, या कुछ ऐसा जिससे आपको कार की आवश्यकता पड़ती है, तो तभी आपको कार मिलेगी, तभी आपको सरकार कार बेचेगी, ऐसे नहीं बेचेगी।
समझ में आया? हर एक नागरिक के साथ, प्रत्येक नागरिक की उसकी योग्यता और आवश्यकता को ध्यान में रख करके ही वस्तुओं का विक्रय या वितरण किया जाता है। समझ में आया? तो तीन महत्वपूर्ण फैक्टर हैं इसमें, तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से विपरीत है या उल्टा है। यहां तक क्लियर है? तो चौथा पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की और क्या होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। किसी को कुछ पूछना है? लिखते भी चलना है फटाफट, ये ना कि हम अलग से लिखवाएंगे। चौथी विशेषता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उस देश की जितनी भी संपत्ति है, चल अचल जितनी भी संपत्ति है, उन सभी संपत्तियों पर नियंत्रण सरकार की होती है, न कि व्यक्ति की या न तो परिवार की, न तो निजी। चौथी विशेषता आप कह सकते हैं, चौथा कैरेक्टर, उस देश की या उस अर्थव्यवस्था की सभी संपत्तियों पर राज्य का नियंत्रण होता है। न कि निजी अगर होगा तो कहां पे होगा? कैपिटल इकोनॉमी में। संपत्ति का मतलब दोनों ही तरह का संपत्ति है, चल अचल। चल अचल संपत्ति का मतलब समझ रहे हैं? अचल संपत्ति वो संपत्ति है जिसे आप एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं, जैसे भूमि, भवन, ये सब आपका अचल संपत्ति है। चल संपत्ति क्या है? जैसे आपका कार हुआ, और भी जो टीवी, फ्रिज, कूलर जो भी आप देख रहे हैं, जिसको आप कैरी करके दूसरे जगह पे ले जा सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं चल संपत्ति। तो चल अचल दोनों ही संपत्तियों पर किसका नियंत्रण होता है? वो नियंत्रण होता है राज्य का, न कि व्यक्ति का, न तो परिवार का। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है? किसी के पास सैकड़ों एकड़ जमीन है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, कोई उसे छीन नहीं सकता है। वो चाहेगा तो बेच सकता है, चाहेगा तो गिरवी रख सकता है, चाहेगा तो मॉर्गेज पर रख सकता है, लोन ले सकता है, किसी को उपहार में दे सकता है, दान दे सकता है, जैसे मन करे अपनी प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है। ये कैपिटल इकोनॉमी में होता है। लेकिन जैसे ही सोशलिस्ट इकोनॉमी में आएंगे, निजी संपत्ति का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। याद रखो, ये बातें पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रकृति स्वयं ही भेद बनाती है, डिस्क्रिमिनेशन प्रकृति ही करती है। और जिस दिन इस तरह का सिचुएशन आ जाएगा, प्रोग्रेस रुक जाएगा, तरक्की रुक जाती है। इसीलिए चाहे कोई भी कितना भी बड़ा समाजवादी देश हो, इस थ्योरी को जो मार्क्स ने कल्पना की थी उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं कर पाया, क्योंकि ये अव्यवहारिक है। अब मान लो हमको हम मान लो हम में काबिलियत है, हम डॉक्टर हैं, हमने बहुत मेहनत करके डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ी और उसके बाद एक अच्छे सक्सेसफुल डॉक्टर बने। अब पता चला कि हमको भी उतना ही पैसा मिल रहा है जितना एक दाढ़ी बनाने वाले को मिल रहा है, एक लकड़ी का काम करने वाले को, एक लोहे का काम करने वाले को मिल रहा है। तो हम क्यों डॉक्टर बनेंगे? जब हमको उतनी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, जब हमको हमारा उतना आय नहीं बढ़ेगा, जब हमारा सोशल स्टेटस अच्छा नहीं होगा, जब हमारा लाइफ स्टेटस अच्छा नहीं होगा, दिन हम क्यों काम करेंगे? तो समाजवाद का सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन यह है कि वो जबरदस्ती को समाज में सबको बराबर करता है सब ऊपर नीचे जैसे उंगली है, लेकिन उसको सबको झुका करके एक बराबर करने की कोशिश करता है। ये समाजवाद का सबसे बड़ा कमी है। लेकिन फिर भी समाज में तारतम्यता, सौहार्द बनाए रखने के लिए ये भी कॉन्सेप्ट अच्छा है और किया जाना चाहिए, जैसे आज हम लोग कर रहे हैं। भारत में समाजवाद को लाने के लिए हमारे यहाँ समाजवादी समाज बनाने की कोशिश की जा रही है, समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं। हमारे यहाँ समाजवादी समाज बनाने की कोशिश की जा रही है कि समाज में जो वर्ग भेद है, क्लास डिस्क्रिमिनेशन, उसको हम बराबर करें। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं भाई? तो रिजर्वेशन के माध्यम से जात पात को हटा करके सभी जगहों पर समान अवसर दे करके, ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, संवैधानिक प्रावधान है। इसके माध्यम से हम समाज में जो अलगाव है, भेद है, उसको बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अर्थव्यवस्था के मामले में देखें तो हम कैपिटलिस्ट हैं।
हर एक व्यक्ति को ये स्वतंत्रता है कि बिजनेस कर सकता है, अपनी निजी संपत्ति बना सकता है, और गरीब से गरीब व्यक्ति भी अमीर से अमीर आदमी बन सकता है, और अमीर से अमीर आदमी भी गरीब व्यक्ति बन सकता है। तो हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था के मामले में हम पूंजीवादी हैं, और समाज के मामले में हम समाजवादी हो जाते हैं। इसलिए हमारा जो प्रियम्बल है संविधान में स्पष्ट लिखा गया है, इस बात को क्लियर किया गया है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था ये कहता है कि जो भी संपत्ति है उस देश की, चल अचल, उस पर राज्य या सरकार की नियंत्रण होगी, न कि निजी होगा। क्लियर है? ठीक है। पांचवा कैरेक्टर ये है कि अब राज्य जो होगी वो रेगुलेटरी बॉडी के रूप में भी काम करेगी, यानी नियमन का कार्य भी राज्य ही करेगी, जैसे आज आपके यहां भी होता है। पांचवा विशेषता है राज्य या सरकार सारी आर्थिक गतिविधियों का नियंत्रण एवं नियमन यानी रेगुलेशन अपने हाथों में रखती है। राज्य या सरकार सारी आर्थिक गतिविधियों का नियंत्रण एवं नियमन अपने हाथों में रखती है। अब ये क्या है भाई? इसका मतलब यह है कि सारे आर्थिक गतिविधि में क्या है भाई? तो उत्पादन, वितरण, यही है ना? और क्या है? सारी आर्थिक गतिविधि यानी उत्पादन, वितरण और विनिर्माण। भुला गए हैं, भुला जाते हैं आप लोग, याद नहीं रखते हैं पिछले क्लास का, कुछ भी याद नहीं रखता। तो सारी आर्थिक गतिविधि चाहे उत्पादन हो, वितरण हो या विनिर्माण, वो राज्य अपने हाथों में रखती है, अपने नियंत्रण में रखती है। क्या उत्पादन करना है, किसको बेचना है, क्या विनिर्माण करना है, वो सब के सब राज्य डिसाइड करेगी, सरकार डिसाइड करेगी। दूसरी ओर कैसे होगा, कितना होगा, किस कानून के तहत होगा, वो सब कुछ भी यानी रेगुलेशन का काम भी राज्य ही करेगी, यानी कि नियम और कानून के द्वारा इसको रेगुलेट करने का काम भी राज्य ही करेगी। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है। आपके यहां क्या है भाई भारत में? तो आपके यहां दोनों ही तरह का है। सरकार भी ये काम करती है, एक तरफ सरकार भी करती है, दूसरी तरफ पूंजीपति भी करते हैं, या स्वयं एक व्यक्ति भी कर सकता है। लेकिन नियम और कानून बनाने का काम पूरी तरह से राज्य के हाथ में है। कंपनी नियम नहीं बनाती है, उद्योगपति नियम नहीं बनाते हैं, व्यक्ति नियम नहीं बनाता है। नियम और कानून कौन बनाएगा? इसको रेगुलेट करने के लिए वो बनाएगा सरकार। तो यहां पर हम समाजवादी हो जाते हैं। नियम कानून बनाएंगे, जैसे कंपनी एक्ट, लेबर एक्ट, सुने होंगे, कंपनी एक्ट है, लेबर एक्ट है, महिला सुरक्षा कानून, इस तरह के जो भी उद्योगों से सेफ्टी एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, मातृत्व सुरक्षा अधिनियम, इस तरह के कई सारे के कानून जो आप लेबर एंड सोशल वेलफेयर में पढ़ते हैं, वो सारे के सारे कानून कौन बनाती है? सरकार बनाती है। आपके यहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये काम भी सरकार ही सिर्फ करेगी और ये काम भी सिर्फ सरकार ही करेगी। आपके यहाँ ये काम दोनों करेंगे, ये काम सिर्फ सरकार करेगी। भारत के संदर्भ में अगर देखें तो ये है समाजवादी अर्थव्यवस्था की पांचवी कैरेक्टर। अब मान लीजिए हम इसको और थोड़ा सा आसानी से समझना है तो इसको ऐसे समझ सकते हैं आप। मान लीजिए आपने कोई इंडस्ट्री लगाया, फैक्ट्री लगाया है, या खेती कर रहे हैं, आप कृषि कर्म कर रहे हैं, ये उद्योग है आपका, ये आपका उद्योग है
और ये खेती है। अब आप क्या करते हैं भाई, ये दोनों काम करते हैं। आपको मन किया किसान है, आपको कोई उत्पादन का काम, विनिर्माण का काम करना, आप छोटा सा घर में ही उद्योग लगा देते हैं। जैसे आपका जो जाति पाति क्या है, ये इसी पर आधारित है। उद्योग या आपका जो व्यवसाय है, आप उस व्यवसाय के आधार पर निर्धारित होते हैं कि आप किस जाति के हैं। अगर आप लोहे का काम करते हैं देन आप लोहार जाति के बन जाते हैं। लकड़ी का काम करते हैं देन बढ़ई जाति का। मिट्टी का काम करते हैं देन कुम्हार जाति का। पढ़ते और पढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं देन ब्राह्मण बन जाते हैं। तो आपका जो पेशा है उसी पेशा के आधार पर आपके यहाँ समाज के द्वारा जाति व्यवस्था लाया गया है। अब यहाँ पे क्या है, ये कहता है कि आप कोई भी काम कर सकता है, किसी भी तरह का काम कर सकता है। अगर आप कृषि कर्म कर रहे हैं, आपको मन है कि आपको इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, प्लांट लगाना है और उद्योग, टायर बनाना है, घड़ी बनाना है, मोबाइल बनाना है, या लोहा बनाना है, या सीमेंट तैयार करना है, कुछ भी, तो आप कर लेते हैं। लेकिन यहां पे जो नियम कानून इसको रेगुलेट करने के लिए बनेगा कि अगर आप कृषि कर्म कर रहे हैं तो इतना हिस्सा लगान के रूप में राज्य को देना होगा, रेवेन्यू के रूप में। अगर आप उद्योग में कर रहे हैं तो आपको यहां पे देना पड़ेगा उत्पाद कर, या एक्साइज ड्यूटी आपको देना पड़ेगा। और भी कई तरह के ड्यूटी हैं, जैसे सेल टैक्स, जिसको हम लोग जीएसटी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे काम करता है। अभी उधर डिप में नहीं जाना है, आप इधर समझ लीजिए मोटा मोटी। तो इस तरह से इनको नियंत्रित करने के लिए सरकार कानून बना करके रखी है, और कानून के माध्यम से आपको रेगुलेट करती है कि आप किस चीज का उत्पादन करेंगे, कितना करेंगे, और कितना सरकार को टैक्स देंगे। अगर इन नियमों का उल्लंघन करेंगे, अगर आपके साथ मजदूर काम कर रहा है तो उसको क्या क्या सुरक्षा देंगे, क्या क्या फैसिलिटी या सुविधाएं देंगे, कितना वेतन मिनिमम देंगे, ये सब कुछ। अगर आप कहीं प्लांट लगा रहे हैं तो किस जगह पे लगाएंगे, उससे पॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। अगर लगा रहे हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं, लाइसेंस लिए हैं कि नहीं लिए हैं। ये सब कुछ कानून के माध्यम से रेगुलेट करती है कौन, सरकार। यानी सरकार एक नियामक एजेंसी के रूप में, रेगुलेटरी एजेंसी के रूप में काम करती है आपके यहां भी। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में स्वयं सरकार ही उत्पादन का काम करती है और स्वयं अपना नियम खुद बनाती है। यहां पे उत्पादन का काम दोनों ही करते हैं, लेकिन नियम सरकार बनाती है। भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो जो मिश्रित इकोनॉमी का एक आइडियल फॉर्म है, समझ में आ गया। तो नियमन का काम समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य या सरकार करती है, ठीक है। हाँ, अब अगर आप इसका एग्जाम्पल देखने जाए कि ये जो समाजवादी इकोनॉमी है या सोशलिस्ट इकोनॉमी है, तो कहां कहां पे आपको दिखता है, तो आप देखेंगे कि 1991 से पहले सोवियत संघ या यूएसएसआर या सोवियत संघ में था। ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था की आप बात की है, ये इसका अगर देखना है स्टैंडर्ड तो सोवियत संघ में मिलेगा, चीन में मिलेगा, जैसा हम पहले भी बता चुके हैं, क्यूबा में मिलेगा। आप ये कुछ सोशलिस्ट कंट्री है जिसका नाम याद रखिएगा, वेनेजुएला। ये देश तो दिवालिया भी हो गया अपने समाजवादी स्ट्रेटेजी की वजह से, पतन में चले गया था। यहां पे सब कुछ फ्री में दिया जाता। 1991 से पहले तक सोवियत संघ में यह सिस्टम था समाजवादी, अब सब खत्म हो गया। यहां भी, यहां और यहां बचा हुआ है। हाँ, 1991 में सोवियत संघ कई टुकड़ों में बट गया, 15 टुकड़ों में बट गया, कई देश बन गए। जैसे आज यूक्रेन है, कभी सोवियत संघ का हिस्सा था। जब वहां पे समाजवाद या मार्क्सवाद 1905 में जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, और उसके बाद वहां पे जब सरकारें या राजतंत्र की सत्ता खत्म हुई 1912 में, तो वहां पे समाजवादी सरकारें आई, लेनिन की सरकारें आई। और लेनिन जो मार्क्सवाद के विचार का फॉलोअर था, उसने वहां पर समाजवादी सिस्टम लाया। जो राज्य की संपत्ति थी, जो लोगों की निजी संपत्ति थी, पादरियों के पास, नोबल्स क्लास या कुलीन वर्ग के पास, प्रिविलेज क्लास के पास जो संपत्तिशाली वर्ग थे, उनकी सारी संपत्ति छीन लिया गया। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी कि सार्वजनिक बना दिया गया, और सब सारी संपत्ति सभी लोगों के लिए कर दी गई। लेकिन ज्यादा दिन तक
ये सिस्टम चला नहीं और 1991 में कई टुकड़ों में यूएसएसआर बट गया। जैसे भारत आज 28 स्टेट का कॉम्बिनेशन है, कल को अगर अलग अलग स्टेट इंडिपेंडेंट हो जाए तो क्या स्थिति होगा। तो ये स्थिति सोवियत संघ का हो गया 1991 में। मिखाइल गोर्बाचोव का वहां पर उस समय सरकार था और मिखाइल गोर्बाचोव के सरकार के समय में यूएसएसआर कई टुकड़ों में बट गया। यूक्रेन जो आप देख रहे हैं आज, जिसके साथ रसिया लड़ रहा है, वो कभी सोवियत संघ का हिस्सा था, कभी उसका अपना अंग था। और इसीलिए रूस बर्दाश्त नहीं करता है कि कोई आकर के अमेरिका जैसे देश हमारे कभी सगे रहे या अपने रहे के साथ मिल करके हमारे साथ लड़ाई करे। इसीलिए जिद पे अड़ करके आज लड़ाई हो रहा है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल कभी सोवियत संघ था, कभी चीन था, और आज अभी दो तीन देश बचे हुए हैं जिसमें क्यूबा है, वेनेजुएला है। यहाँ का शासक हुआ करता था फिडेल कैस्ट्रो, यहीं का एक और समाजवादी नेता हुआ करता था। अक्सर आप देखेंगे लड़कों का टी शर्ट पे बड़े बड़े बाल, हल्का मोछा, सिगरेट लिए हुए। क्या नाम था उसका, उस नाम था हम बोल रहे हैं, ठीक है, याद आ जाएगा तो बता देंगे। तो ये समाजवादी इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी का उदाहरण है। समझ में आ गया। हाँ, अब तीसरा टाइप है मिश्रित, जो भारत की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब ये क्या है? सिंपल सा बात है भैया, हम सब कुछ मिश्रण ही है, हमारा भारत मिश्रण ही है, चाहे संस्कृति के मामले में हो, समाज के मामले में हो, अर्थव्यवस्था के मामले में हो, राजनीति के मामले में हो, हर एक मामले में हम मिश्रित हैं, मिश्र हो गए। आज हमारा नस्ल भी प्योर नहीं है, मिश्रित हो गया है। कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, सब कुछ मिला हुआ। आपका संविधान वो भी मिश्रित है, आयरलैंड से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से, यूएसएसआर से, पता नहीं फ्रांस से, ब्रिटेन से, कनाडा से, हर एक जगह से कुछ ना कुछ लेकर के आए हैं और एक जिल्द बना दिए हैं, एक दस्तावेज तैयार कर दिए हैं और कहते हैं कि अम्बेडकर ने संविधान बनाया। और दरअसल देखें तो पूरी तरह से इंपोर्ट किया हुआ है। 70% इन देशों से और 30% इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से, जो ब्रिटिशर्स का था, वही हमारा संविधान। यानी कि हमारा संविधान है शुद्ध नहीं है, वही एक्सपोर्ट किया हुआ है, सॉरी इंपोर्ट किया हुआ है। तो इकोनॉमी कैसे प्योर होगा? गांधी नहीं चाहते थे, गांधी चाहते थे कि यही का इकोनॉमिक पैटर्न हो, लेकिन नेहरू थोड़ा पेरिस में पढ़ते थे, फ्रांस में पढ़े थे, दुनिया घूमे थे, तो उनको लगा था कि हम लोग हर एक जगह का कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीजों को लाएं और यहाँ पर लागू करें। तो इसलिए उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट लाया कि सार्वजनिक क्षेत्र भी काम करेगा, यानी सरकार भी काम करेगी और कंपनी भी काम करेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आजादी 1947 में मिली, उससे पहले हजारों सालों से हमारे यहाँ यही सिस्टम था। आप देखेंगे आपके यहाँ का इकोनॉमिक पैटर्न शुरू से कैसा था, आप समझ लीजिए क्यों हम मिश्रित अर्थव्यवस्था लाए और उसकी विशेषता फिर उसके बाद पढ़ेंगे। हम मिश्रित इकोनॉमी या मिक्स इकोनॉमी क्यों लाए? अब सवाल ये भी उठता है, क्यों नहीं हम कैपिटलिस्ट प्योर लेकर के आए, या क्यों नहीं हम सोशलिस्ट लेकर के आए? इसके बीच हम क्यों मिक्स लेकर के आए? इसके पीछे कारण क्या है? तो फैक्टर बिहाइंड मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था के पीछे कारण क्या है? फैक्टर बिहाइंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको हजारों साल पीछे जाना होगा भारत में। तो आप भारत में देखेंगे तो भारत में होता क्या था कि लोग घर में अपने हाउस होल्ड इंडस्ट्री चलाते थे। हाउस होल्ड इंडस्ट्री क्या था? तो हाउस होल्ड इंडस्ट्री ये था कि जो व्यक्ति जिस भी तरह का काम करता हो वो अपना काम उत्पादन का काम करता था। जैसे मान लो कि समाज में लोहे का सामान चाहिए, तो लोहे का सामान बनाने वाला एक वर्ग होता था, लोहे का सामान बनाने वाला वर्ग। ये वर्ग जो था अपने परिवार के साथ मिल करके घर में, परिवार के जो उसके सदस्य होते थे, उसके पिता, उसके पुत्र, उसके भाई,
वो सब मिल करके लोहे का सामान बनाते थे, और लोहे का सामान बना करके जो भी सामान है उसको गांव में बेचते थे, उसको गांव के हाट में बेचते थे, उसको शहर ले जा करके बेचते थे, और उसको विदेश में भी भेजते थे, विदेशों में भी बेचते थे। अब यही लोहे का काम करने वाला बन गया लोहार जाति। अब इस देखो इकोनॉमिक पैटर्न है, इकोनॉमिक प्रैक्टिस हो रहा है, और यही इकोनॉमिक प्रैक्टिस बन गया एक कास्ट। ये कास्ट हमारा टर्म नहीं है, ये कास्ट शब्द दरअसल पुर्तगीज टर्म है, ये हम लोग जबरदस्ती अडॉप्ट किए। हमारे यहाँ जाति है, कास्ट नहीं है। कास्ट को हम लोग जबरदस्ती को डाल दिए हैं कि कास्ट और जाति एक होता है। जैसे सेकुलरिज्म और धर्मनिरपेक्षता दोनों का मतलब अलग अलग होता है, लेकिन हम लोग सेकुलरिज्म का मतलब धर्मनिरपेक्षता कह देते हैं, तो वो अलग टर्म है। तो यहाँ पे आपका सिस्टम ये था जो हजारों वर्षों से चले आ रहा था, और ये आज भी है, ऐसा नहीं है कि आज ये खत्म हो गया है। इसी तरह से दूसरा कम्युनिटी मान लो सोने का काम करता है या कृषि का कर्म करता है, कोई भी काम करता है, सोने का काम कर रहा है, मिट्टी से बर्तन बनाता है, जो भी काम करता है वो अलग अलग इस तरह के प्रैक्टिस कर रहा है, और वो अलग जाति का बनते जा रहा है। तो आपका जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो पूरी तरह से सोशली एक्सेप्टेड था, सामाजिक रूप से स्वीकृत था। उसमें कोई वर्ग किसी दूसरे वर्ग के बीच में हस्तक्षेप नहीं करता था, ना तो विरोध करता था। ये सिस्टम हजारों वर्षों से आपके यहाँ चले आ रहा था। यही सिस्टम गांधी चाहते थे कि चलता रहे, इसीलिए गांधी ने कभी जाति पाति का विरोध नहीं किया। सावरकर के साथ गांधी के साथ एक बार जबरदस्त बहस भी हुआ था कि आप इतने बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, फिलोसोफर हैं, दार्शनिक हैं, राष्ट्रवादी हैं, देन जाति प्रथा को क्यों नहीं खत्म करने की बात करते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर हम जाति व्यवस्था को खत्म कर देंगे देन मेरा पूरा इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए उन्होंने कभी नहीं इसका विरोध किया। महात्मा बुद्ध ने भी इस मामले में शांति रखा, चुप्पी साधे रखा, उन्होंने भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि अगर आप जाति प्रथा को खत्म कर देंगे देन पूरा आपका इकोनॉमिक सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। कौन करेगा काम लोहे का? कौन शिक्षा दीक्षा का काम करेगा? कौन समाज में शासन का ये काम करेगा? इसीलिए हमारा जाति व्यवस्था पूरी तरह से हजारों वर्षों से आज भी चले आ रहा है और चलता रहेगा। इसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पूरी तरह से इकोनॉमिकली सपोर्टेड सिस्टम है। ये हमारा सिस्टम था। अब इसी सिस्टम की पैदाइश थी बाद में कालांतर में जब ब्रिटिशर्स आए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रवेश की, तो उसने सबसे पहला क्या काम किया कि सिस्टम को ही खत्म कर दिया। कैसे खत्म किया? तो यूरोप से जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में 1830 में हुआ, यूरोप से उद्योगों से निर्मित सामान बाजार में लाकर के भारतीय बाजार में बेचा जाने लगा। अब मान लो आपको लोहे का फाल चाहिए हल के लिए, अब आपको यहां नहीं मिलेगा। अब उद्योग में बना हुआ यूरोप से ब्रिटेन में लंदन में बना हुआ लोहे का फाल आएगा और यहाँ पे सस्ते दामों में बेचा जाएगा। तो कोई भारतीय क्यों किसी लोहार से लोहे का फाल लेगा, जब वही लोहे का फाल ये लोहार बना के बेचता है 10 रुपया लगता है, और ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन से लेकर के आता है तो 5 ही रुपया में देता है, और अच्छा क्वालिटी का कंपनी में उद्योग में बना हुआ, फैक्ट्री में बना हुआ। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इस तरह का जो हमारा सिस्टम था धीरे धीरे कोलैप्स कर गया, खत्म हो गया। अब खत्म हो गया, देन हम क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉय हो गए। अब हमको नौकरी चाहिए, तो कहाँ जाएंगे भाई? तो ब्रिटिशर्स के पास नौकरी करने के लिए। पहले हम नौकरी किसी के यहाँ करते नहीं थे, हम स्वयं अपना काम करते थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आए तो इन्होंने ये सिस्टम ला करके थोप दिया, और इनके वजह से हम धीरे धीरे बेरोजगार होने लगे, अनएम्प्लॉय हो गए, और अब हम आपस में ही लड़ने लगेंगे, और यहीं से हमारा जो क्लास वार है, जातीय संघर्ष शुरू हो जाएगा। उससे पहले नहीं होता था, ना तो मुगलों के काल में, ना तो तुर्कों के काल में, ना तो लेटर गुप्ता पीरियड में, ना तो हर्षा के काल में, ना तो उससे पहले। हजारों वर्षों से सभी के सभी लोग अपने अपने जाति, अपने अपने वर्ग को लेकर के संतुष्ट थे, कोई किसी से नहीं लड़ता था, क्योंकि सबका काम अपना बटा हुआ था, सब अपने में सक्सेस हो रहे थे, और सभी वर्गों के अपने शासक होते थे, सभी वर्गों के अपने मंत्री होते थे, सभी वर्गों के अपने प्रोफेशनल होते थे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद सब के सब धीरे धीरे अनएम्प्लॉय या बेरोजगार होने लगे। अब किसके पास जाएंगे भाई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। क्या करेंगे भाई? या तो कलर के काम करेंगे या सेना में काम करेंगे, यही दो काम था। तो जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए थे अंग्रेजी माध्यम से, वो कलर का काम करते थे, जो अनपढ़ थे वो सेना में काम करते थे। और इस तरह से समाज में डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुआ, और धीरे धीरे कंपनी के द्वारा कई रूल डाल दिए गए, और हमारा एक दूसरे से अलगाव शुरू हो गया।
अब ये सिस्टम जो हजारों वर्षों से चले आ रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में कोलैप्स किया और इसके जगह पे अब निजी कंपनी या उद्योगपति या कैपिटलिस्ट लोगों का आगमन शुरू हुआ। वो कैपिटलिस्ट कौन है? कोई बाहर के लोग नहीं है, आप ही के यहाँ के जो जमींदार वर्ग था, जो मिडिल एज में मुगलों के समय में और उससे पहले जो एक विशाल भूमि का स्वामी या नियंत्रण करता होता था, वो राजस्व वसूली करके अपार धन संपत्ति रख लिया था, वही बन गया कैपिटलिस्ट या उद्योगपति। उद्योगपति कहीं बाहर से नहीं आए, आप ही के यहाँ के लोग हैं जिनके पास सरप्लस प्रॉपर्टी था, अधिशेष संपत्ति था। अब ये ब्रिटिशर्स के काल में क्या करने लगे कि ये उद्योग, जब ये सिस्टम कोलैप्स कर गया तो उसके जगह पे कोई सिस्टम चाहिए, तो इन्होंने उद्योग बैठाना शुरू किया, इंडस्ट्री बैठाने लगे। अब ये इंडस्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी से भारतीयों के द्वारा शुरू हुआ। कंपनी भी, ब्रिटिशर्स कोई यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगाए हैं, जो भी इनका इंडस्ट्री है सब इंग्लैंड में है, ब्रिटेन में है। यहाँ पे जो इंडस्ट्री लगाया जा रहा है यहीं के लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है। जो कभी जमींदार थे, जिनके पास आय बहुत था, संपत्ति बहुत था, वो अब उद्योगपति बनने लगे हैं। अब इनको 1947 के बाद, आजादी के बाद, इनको कैसे खत्म किया जा सकता है? क्योंकि इन्होंने संकट के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को संभाला, नहीं तो भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो जाती। हालांकि इसको रोकने की बहुत कोशिश की गई ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार के द्वारा, लेकिन ये हिम्मत करके इन्होंने अपना निरंतर रखा। अब इसीलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था बनी, इसको भी आगे रखा गया। इसीलिए हमारे यहाँ देखेंगे टाटा, बिरला, हिंदुजा, इन सबों को हमेशा सम्मान दिया गया, प्रमोट किया गया, क्योंकि इनका योगदान 1947 से पहले से था, जब भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के कब्जे में चली गई थी। तो ये सिस्टम हमारा रहने दिया गया। और दूसरी ओर रसिया, चाइना, क्यूबा, वेनेजुएला वाला समाजवादी पैटर्न को भी लाया गया कि सरकार भी करेगी, पूरी तरह से कंपनी के हाथों में नहीं छोड़ देगी, क्योंकि कंपनी के हाथों में छोड़ देगी तो 47 से पहले 200 सालों तक देख चुकी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत की ऐसी की तैसी कर चुकी है। इसलिए सरकार ने भी इस सिस्टम में या अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप किया और इनको भी बनाए रखा। और इसीलिए हमारे यहाँ ये दोनों सिस्टम मिलकर के बन गया मिक्स्ड इकोनॉमी। समझ में आ गया? अगर यहां तक समझ में आ गया हो, देन आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक बार में तो नहीं समझ में आएगा, हमको पता है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और रिकॉल करेंगे तो याद आ जाएगा। ठीक है, इसके जो कैरेक्टर हैं, इसके कैरेक्टर को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब करेंगे कि क्या क्या होता है इसमें, और थोड़ी सी बातें, यही सब बातें होंगी, लेकिन पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता देंगे। आप ये सारी बातों को देख लेंगे, समझ लेंगे, तो इन्हीं सारी बातों को हम नेक्स्ट क्लास में पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता देंगे, बुलेट पॉइंट में, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है।